हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आपके सामने जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि अर्थशास्त्र या अर्थ जगत में जो भारत की आज़ादी से लेके और अगले 4 दशकों तक जो परिवर्तन हुए हैं वो उसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। ये हम लोग को मुख्य रूप से इसलिए भी जान लेना जरूरी है क्योंकि वर्तमान अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें भारत का पास्ट समझना जरूरी है। भारत के पास्ट को अगर हम लोग समझ पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि भारत किन किन परिस्थितियों से जूझता आया, भारत का विकास दर जो वर्तमान में है और पीछे रहा है वो किस प्रकार से बदलता रहा है, इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो है 1947 मतलब आजादी के पूर्व की जो स्थितियां थी उससे लेके और आजादी के पश्चात के अगले 2-4 दशकों में जो भारत की परिस्थिति रही है उसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो देखने वाले हैं वो बात यह है कि हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो है आजादी से लेके आजादी के बाद जो है भारत की सामान्य परिस्थिति कैसे थी, यहाँ का आप समझ ले कि भौगोलिक परिस्थिति कैसे थी, यहाँ का सामाजिक परिस्थिति क्या था, यहाँ के रोजगार वगैरह क्या थे, इन सारी चीजों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग जो चर्चा करेंगे सबसे पहले ये इसलिए जान लेना जरूरी है क्योंकि जो है अर्थशास्त्र में अगर हम लोग बात करें या अपने आर्थिक जगत की बात करें, विशेष तौर पे भारतीय अर्थ जगत की बात हम लोग करें तो हमें भारत को जानना जरूरी है। और हम लोग इस तरह से अलग अलग अध्यायों की तरफ बढ़ते रहेंगे और हम अलग अलग जो चैप्टर्स है उसको कंप्लीट करेंगे। ये जो चैप्टर होने वाला है विशेष रूप से क्लास 11 एनसीईआरटी के बेस्ड जो भी लोग हैं या क्लास 11 के अर्थशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग बने रहे हमारे चैनल में, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले और आगे के अलग अलग चैप्टर्स को भी मैं इसी प्रकार से कंक्लूड करता रहूंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं वो है हम लोगों का लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। तो कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम में जो हम लोग का इकोनॉमिक पोजीशन था उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग की इकोनॉमिक पोजीशन क्या थी उस बारे में अगर हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो था एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द मोस्ट पीपल। मतलब हमारे लाइवलीहुड्स के लिए हमारे देश में जितने भी लोग थे, ज्यादातर लोगों का जो जीवन यापन का साधन था वो मुख्य रूप से कृषि था। कृषि पे आधारित जीवन ही सभी लोग जी रहे थे। तो ये एक पॉइंट है जिसमें कि आप सबसे पहले या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखेंगे तो सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि भारत की 70% आबादी जो है वो कहीं ना कहीं गांव में वास करती है और जो ग्रामीण परिवेश है वो कहीं ना कहीं कृषि पर जो है डिपेंड करता है। तो एक ये चीज थी। आजादी के आसपास में 1947 के आसपास में अगर हम लोग व्यापार की बात करें तो मुख्य रूप से जो भारत में काम होता था वो काम था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो मुख्य रूप से काम हो रहा था वो काम क्या हो रहा था, हैंडीक्राफ्ट के फील्ड में, हस्त निर्मित चीजों में। विशेष तौर पे अगर हम लोग बात करें तो कपड़े की बुनाई, चादर की बुनाई, लकड़ी की टोकरी की बनाई, मूर्ति निर्माण, इस प्रकार से कई सारी चीजें थी जिसका निर्माण लगातार किया जा रहा था। या यही हमारा प्रोडक्शन स्किल की अगर बात करें तो हमारे अंदर जो प्रोडक्शन स्किल था वो मुख्य रूप से यही था। अब हम लोग अगर बात कर लें कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो सिंपल मैंने ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के बुक से आपके लिए बनाए हैं। इसका नोट्स भी आप लोग ले सकते हैं कमेंट सेक्शन में चर्चा करके। ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब आप यह समझ सकते हैं कि जो सिचुएशन था हम लोग आज़ादी के पूर्व या अगर 1947 में जो है हम लोगों का पूरा देश उसे ब्रिटिशर्स मॉनिटर कर रहे थे और ब्रिटिशर्स का जो मोटो था वो मुख्य रूप से क्या था। तो अगर हम लोग भारत की बात करें तो विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स का, विभिन्न प्रकार की चीजें जो है यहाँ बहुतायत उत्पादित होती थी। तो इन सारे रॉ मटेरियल्स का हम लोगों को इन लोगों ने क्या कर दिया, उन लोगों ने हम लोगों को एक्सपोर्टर बना दिया। हम लोग इन सारे रॉ मटेरियल्स के
बहुत ही बड़े एक्सपोर्टर हो गए। ये सारे रॉ मटेरियल्स ब्रिटेन लेकर जाते थे और वहां से इसको प्रोसेस करके अलग अलग प्रकार का फिनिश्ड गुड्स बनाकर फिर से हमारे ही देश में बेचते थे। मतलब हम लोग अगर हम लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग क्या थे, रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर थे और फिनिश्ड गुड्स के इंपोर्टर थे। तो इस प्रकार से इन लोगों ने हम लोगों को क्या किया, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश्ड गुड का इंपोर्टर बना दिया। फिर अगर हम लोग चर्चा करें कि मतलब आगे और क्या क्या चीजें थी, तो हम लोग इसमें जो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था, तो हम लोग चूंकि हम लोगों ने चर्चा किया कि हमारी जो आबादी थी वो क्या थी, कोई डिपेंड करती थी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो 85% से ज्यादा जो है वो गाँव में रहते थे और इनका जो मुख्य जीवन यापन का सिस्टम था वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे, कृषि पे डिपेंड करता था। तो कृषि पे डिपेंड करते थे और लेकिन कृषि पे में भी जो कई सारे शॉर्टफॉल्स थे, ड्रॉबैक्स थे, उनकी भी चर्चा कर लेना जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर कोई बुरा सेक्टर तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इस एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी कुछ कमियां खामियां थी, जिस कारण से भारत का विकास दर बहुत ही स्लो रहा। तो अगर हम लोग इसकी बात करें भारत के विकास दर की, तो जो सबसे बड़ी खामियां थी वो आजादी से पूर्व या आजादी के टाइम में जमींदारी प्रथा जो है बहुतायत पूरे देश में काम कर रही थी, जिसमें क्या होता था कि हमारे देश के अधिकतम नागरिक जो कि किसान थे वो खेती करते थे, लेकिन इसकी जो उपज होती थी वो किसी न किसी जमींदार के पास जाती थी। अब ये जमींदार जो होते थे उन्हें सिर्फ अपने आगम से मतलब होता था कि किस प्रकार से हमारी आमदनी हो रही है, किस प्रकार से हम लोग जो है अलग अलग प्रकार से जो है इन लोगों से कलेक्ट कर पाते हैं क्रॉप्स, और इसके बदले में उन्हें बहुत बेसिक सी जीविका प्रदान की जाती थी, बहुत छोटा सा हिस्सा प्रदान किया जाता था, जिनसे कि भारत के ज्यादातर नागरिकों की, ज्यादातर किसानों की स्थिति बहुत ही बुरी थी। और दूसरा जो इसका ड्रॉबैक था जमींदारी सिस्टम का, उसमें आप यह मान सकते हैं कि इन लोगों को सिर्फ उपज से मतलब था। ये लोग अनाज का उपज तो ले लेते थे, लेकिन खेती में अलग अलग प्रयोग करने में उन किसानों का सहयोग नहीं करते थे, किसी प्रकार का फंड अवेलेबल नहीं कराते थे, जिस कारण से कि उपज बहुत ही कम होती थी और नए नए बीजों का उपयोग नहीं हो पाता था, और इस प्रकार से एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है काफी बुरी स्थिति में था। जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो हमारा जो होगा वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर होने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर लें, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले तो हमने पहले ही चर्चा कर दिया कि 70 to 85% हमारा जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता था। तो निश्चित रूप से जो बचा हुआ 20-25% आबादी थी वही कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर हम लोग थोड़ा सा देख ले तो हम लोग देखेंगे कि इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को मॉनिटर कौन कर रहा था, इसकी भी हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की है। तो ब्रिटिशर्स इसको मॉनिटर कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स जब इसको मॉनिटर कर रहे थे तो यहाँ पे क्या स्थितियां बन रही थी कि यहाँ से हम लोग सारे के सारे रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे और फिनिश्ड गुड्स को हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। तो इसको मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। द इंटेंशन वाज फर्स्ट टू रिड्यूस द इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मेयर एक्सपोर्टर ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन, एंड द सेकंड turn India into sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to maximum advantages of their home country। तो सीधा सा फंडा है, आप लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने पूरा का पूरा अपने व्यापार को ग्रो करने के लिए इन लोगों से सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट किए और फिर महंगे दामों पर फिनिश्ड गुड को इनके ऊपर इंपोज किया, जिससे कि इनकी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था थी कहीं ना कहीं और भी कमजोर होती चली गई। जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा है, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century मॉडर्न इंडस्ट्री बिगन टू टेक रूट इन इंडिया बट इट्स प्रोग्रेस रिमेन वेरी स्लो। 19th century के सेकेंड हाफ में धीरे धीरे, मतलब 1947 में तो हमारा देश आजाद हुआ, 1950-55 के आसपास में धीरे धीरे हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया था,
लेकिन चूंकि हमारी जड़ें बहुत कमजोर थी, और जड़ें बहुत कमजोर होने के कारण हम लोग क्या है कि हम लोग का जो ग्रोथ था बहुत ही स्लो था। और जो इंडस्ट्री में अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम लोग महाराष्ट्र, गुजरात और कोस्टल एरिया के कुछ और भी स्टेट्स को ले लें तो वहां पर जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुरू हुआ था। और एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यह मान सकते हैं कि मुख्य रूप से कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स के फील्ड में हम लोग काम कर रहे थे। दूसरा जो हैंडीक्राफ्ट था उसमें हम लोगों का थोड़ा बहुत योगदान था। तो ये हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर थे हम लोगों की। इसी बीच में 1907 में ही एक बड़ा क्रांति अपने देश के लिए जो वर्तमान में भी दिखता है वो स्टार्ट हो गया था, जिसे हम लोग टाटा आयरन स्टील कंपनी के नाम से जानते हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्रांड के रूप में आज हमारे देश में है। टिस्को के नाम से ये इनकॉर्पोरेट हुआ था 1907 में। और इसके अलावा छोटे छोटे कुछ और कंपनियां भी धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगी थी, जैसे चीनी मिल, सीमेंट के प्लांट्स, अलग अलग पेपर प्लांट्स वगैरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में धीरे धीरे स्थापित होने शुरू हो गए थे। तो काम बहुत सी धीमी गति से लेकिन भारतीय बाजार में जो है एक औद्योगिकरण का रूप दिखने लगा था। तो इस प्रकार से जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर का स्वरूप हमारा था। अब हम लोग जो चर्चा कर ले, हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए या हम लोग का जो अगला पॉइंट है वो है कि हम लोगों का विदेशी व्यापार किस प्रकार का था। फॉरेन ट्रेड की चर्चा कर ले तो फॉरेन ट्रेड में अगर हम लोग देखेंगे तो फॉरेन ट्रेड में तो पहले ही एक ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग का ट्रेड होता था, इंपोर्टर एक्सपोर्ट का, वो रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स के बीच में। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो है मुख्य रूप से जो उत्पादक थे वो कृषि आधारित वस्तुओं के उत्पादक थे। हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट किया था वो क्या था, रॉ सिल्क था, उसके अलावा ऊन था, सुगर था, जूट था। इन सारी चीजों को हम लोग जो है एक्सपोर्ट करते थे और इन्हीं चीजों से बनी हुई फिनिश्ड गुड्स को हम लोग एक्सपोर्ट करते थे। इसके अलावा चूंकि हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी के रूल्स को फॉलो कर रहे थे तो अन्य देशों के साथ बहुत बड़ा संबंध हम लोगों का नहीं था। थोड़ा बहुत व्यापार हम लोग चाइना, श्रीलंका और पर्सिया के साथ कर पा रहे थे और मुख्य रूप से हम लोग इनको भी यही चीजें जो है सिल्क और कॉटन, ऊल वगैरह की सप्लाई दे रहे थे। और जो बेसिक चीजें हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे हम लोगों को कहीं ना कहीं उसकी स्कार्सिटी थी हमारे यहाँ और उसे हम लोग को इन लोगों से खरीदना पड़ रहा था। तो अब इन लोगों से हम लोग जो खरीद रहे थे उसमें क्या था, फूड ग्रेन्स हम लोगों को खरीदना पड़ रहा था, क्लॉथ्स खरीदने पड़ रहे थे, केरोसिन की आवश्यकता होती थी। तो डोमेस्टिक मार्केट की जो भी चीजें थी वो हम लोगों को इन लोगों से मतलब अन्य देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। हम लोगों के यहाँ हम लोग किसानों का देश रहा है, लेकिन फिर भी चूंकि फूड ग्रेन्स का जो उत्पादन था वो जमींदारी प्रथा के कारण बहुत ही बुरा था। तो बहुत हम लोग खुद पे डिपेंड फूड ग्रेन्स में भी नहीं कर पा रहे थे, ये भी हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ रहा था। अब हम लोग जो चर्चा कर ले वो हम लोगों का है कि हम लोगों की डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, हम लोग जो है हम लोगों के पॉपुलेशन का क्या स्टेटस था, हम लोगों की पॉपुलेशन किस प्रकार से काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, इन सारी चीजों की हम लोग एक बार फिर से चर्चा कर ले। तो इसमें अगर हम लोग चर्चा करें तो जो पहला पॉइंट है हमारा, वेरियस डिटेल्स अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वेर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1981। सबसे पहला जो मसला है कि भारत की जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या के अलग अलग क्लासिफिकेशन की बात करें, हम लोग इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आपके सामने में लेकर आएंगे कि सेंसस कैसे बनाया जाता है, सेंसस का क्या यूज होता है और सेंसस के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन हम लोग वर्तमान में इस वीडियो में जो देख रहे हैं वो हम लोग का क्या है, हम लोग को ये देखना है कि पहले जो सेंसस हुआ था वो अंग्रेजों के द्वारा 1981 में किया गया था और 1981 में ही जो है यह देखा गया था कि किस प्रकार के लोग हैं, उनका लाइफ स्टाइल क्या है वगैरह वगैरह की चर्चा की गई थी। जो दूसरा हम लोगों का सेंसस हुआ था वो सेकेंड स्टेज ट्रांजिशन बिगिन जो हमारा हुआ था वो 1921 में हुआ था। However, neither the total population of India nor the rate of population growth
एट द स्टेज वाज वेरी हाई। तो यहाँ पे इस टाइम में जो सिचुएशन था, हम लोग अगर देखें तो हम लोगों की पॉपुलेशन बहुत ही कम थी। हम लोग तकरीबन 35-36 करोड़ की आबादी वाले देश थे, और जो हम लोग का ग्रोथ रेट था वो भी बहुत कम था। दूसरा जो सेंसस का महत्वपूर्ण पॉइंट था, हम लोग लिटरेसी की बात कर ले तो हमारे देश में जो लिटरेसी थी वो लिटरेसी मात्र 16% के आसपास में थी, और इसमें भी जो महिलाओं की लिटरेसी थी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे, 7% से भी कम था। तो लिटरेसी बिल्कुल भी नहीं थी, और ये कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को निश्चित रूप से प्रभावित करती आ रही थी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, तो जो मोरालिटी थी, जो मृत्यु दर था वो बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी इक्विपमेंट्स या बहुत सारे संसाधन नहीं थे, जिस कारण से जो मृत्यु दर था वो तकरीबन 218 प्रति हजार में मृत्यु होती थी। और अगर हम लोग बात करें कि प्रेजेंट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 33 पर 1000, जो कि वर्तमान में जो है वो 1000 में मात्र 33 मृत्यु दर इन्फेंट्स में देखने को मिलती है, जो कि उस टाइम में तकरीबन 218 थी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, मतलब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो जो लाइफ का एक्सपेक्टेड जो लाइफ था, हम लोग का जो एक्सपेक्टेड एज था, जो कि आज के डेट में 65 से 70 साल माना जाता है, 65 से 70 साल माना जाता है, वो मात्र 32 साल तक ही माना जाता था। तो ये भी एक बड़ी कठिनाई थी हम लोग के सामने में। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अलग अलग कुरीतियों और खामियों से जूझ रहे थे। हम लोग की डेमोग्राफिक कंडीशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, जिस कारण से हम लोग अपना इकोनॉमिक का ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे। अब हम लोग ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की बात कर ले, तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बेसिक्स में ही चर्चा किया है, और वही चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हम लोग का 70 to 75% पीपुल जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, और मात्र 10 से 15% लोग की बात करें तो वो हमारे जो है अलग अलग सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो ओवरऑल डिपेंडेंसी हमारी एग्रीकल्चर पे थी। आज भी हमारी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पे है, बट आज हम लोग एग्रीकल्चर के फील्ड में बहुत उन्नत हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में यहाँ वर्तमान में दिखते हैं। बट उस समय क्या था कि हम लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, लेकिन फिर भी हम लोग फूड ग्रेन्स के इंपोर्टर ही थे। तो ये एक बड़ी कठिनाई थी, बड़ी चुनौती थी हमारे देश के सामने में। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम लोग थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर ले कि उस टाइम में किस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राम वगैरह का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का सेटअप जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किया जाने लगा था। 1850 में ही रेलवे की स्थापना कर दी गई थी। रोड फैसिलिटी बहुत अच्छी नहीं थी। दूसरा, रोड फैसिलिटी की अगर बात करें तो रोड फैसिलिटी का निर्माण मुख्य रूप से सिर्फ इसीलिए किया गया था कि यहाँ से चीजों को एक्सपोर्ट किया जा सके, ब्रिटेन भेजा जा सके, और जो मिलिट्री है, आर्मी है भारत पे शासन करने के लिए, वो उसको अलग अलग जगह पर रिक्रूट किया जा सके, अलग अलग जगह पे प्लांट किया जा सके। तो बस इतने के लिए ही रोड कंस्ट्रक्शन देखने को मिलते थे। तो रोड फैसिलिटी जो है बहुत ही अच्छी नहीं थी। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो द वॉल्यूम ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट्स अनडाउटली एक्सपेंडेड बट इट्स बेनिफिट्स रियली अप्रूव्ड। क्या है कि यहाँ पे वॉल्यूम तो इंडिया का बहुत ही एक्सपेंड था, बहुत उन्नत थी चीजें, रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे थे, लेकिन क्या था कि इस पर इनका अधिकार नहीं था, ये उनको यूज नहीं कर पाते थे। इसके अलावे हम लोग थोड़ा सा वाटरवेज में भी थोड़ा बहुत इन अंग्रेजों के माध्यम से ही, अगर हम लोग कहें पुर्तगीज के माध्यम से, हम लोग कोस्टल कैनाल में उड़ीसा के कोस्ट पे हम लोग जो है वाटरवेज में भी काम कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग यह कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का धीरे धीरे मतलब जो है रोडवेज का, रेलवेज का, वाटरवेज का जो है अपब्रिंगिंग शुरू हो गई थी, अपकमिंग शुरू हो गई थी, और धीरे धीरे ये ग्रो करना शुरू हो गया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये जो बेसिक चैप्टर हम लोगों ने लिया था
उसके कंक्लूजन पे अगर हम लोग पहुंच जाए, हम लोगों ने क्लास 11 के टॉपिक की चर्चा की थी, तो कंक्लूजन में हम लोग सिंपली यह कह सकते हैं कि ओवरऑल हमारा देश ब्रिटिश कॉलोनियल रूल्स को फॉलो कर रहा था। कहीं ना कहीं उसकी झलक आज भी वर्तमान में भी हम लोगों को इस कॉलोनियल रूल की झलक देखने को मिल जाती है। दूसरा जो था कि हम लोग कंप्लीटली एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम कर रहे थे। हम लोगों के पास सरप्लस लेबर होता था, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम थी। जो तीसरा जो कंक्लूड अगर मैं करना चाहूँ तो वो कहता है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ने धीरे धीरे स्टार्ट किया था, लेकिन उसके एक बड़े अपग्रेडेशन और बड़े एक्सपेंशन की आवश्यकता थी। और अगर नटसेल में बात किया जाए तो पूरा का पूरा देश हमारे कई सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस, सिर्फ चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे, जिससे हम लोगों को उभरकर वर्तमान परिस्थिति में आना था। और इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए जो कदम मतलब इस 2-3 दशकों में उठाए गए भारतीय आजादी के बाद, इन सारे कदमों की चर्चा हम लोग जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बताएंगे कि कैसे 5 ईयर प्लानिंग की गई, 5 ईयर पंचवर्षीय योजना का क्या क्या लाभ मिला, कैसे अलग अलग औद्योगिक क्रांति का लाभ मिला, श्वेत क्रांति का लाभ मिला, हरित क्रांति का लाभ मिला। इस प्रकार की कई सारी क्रांतियां हुई और इन सब का हम लोगों को लाभ मिला। और इन सब चीजों से हम लोगों का जो इकोनॉमिक ग्रो हुआ, इसकी चर्चा हम लोग अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं। तत्काल में बस आपसे ये आग्रह करूंगा कि इसको अगर मैंने कंक्लूड कर दिया, जो बेसिक चीजें थी, बेसिक परिस्थितियों से मैंने आपको अवगत कराया है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगले वीडियो में बने रहने के लिए बेल आइकन दबा लें। और जो है तब तक के लिए मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।